नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं वर्क अमेंडमेंट बिल की, जो लोकसभा और राज्यसभा में पारित हो चुका है और राष्ट्रपति ने इसको मंजूरी दे दी है। यानी अब ये कानून की शक्ल ले चुका है। अब इसमें जो भी अमेंडमेंट हुई है, देखिए आप जो वर्क अमेंडमेंट बिल को कई सोशल मीडिया साइट्स पे या फिर जो है न्यूज चैनल्स पे डिस्कस होते देख रहे हैं, जहां पे दो पक्ष हैं। एक सरकार का पक्ष यानी सरकार के वो नेता जो सरकार में अभी मंत्री हैं, और कुछ हैं जो विपक्ष में हैं, या फिर कुछ जो बुद्धिजीवी हैं जो इस वर्क बिल का विरोध कर रहे हैं। देखिए दोनों के अपने अपने तर्क हैं, लेकिन हम यहां पे कोई तर्क नहीं करेंगे। ना तो हम सरकार का पक्ष लेंगे, ना ही हम विपक्ष का पक्ष लेंगे। हम जो 16 पन्नों की, यानी जो मेरे हाथ में है, जो 16 पन्नों का वर्क अमेंडमेंट बिल सरकार ने पास किया है, उसके पॉइंट टू पॉइंट को डिस्कस करेंगे कि क्या सच है और क्या झूठ। आप इस वीडियो में बने रहें, क्योंकि यह वीडियो यदि आपने नहीं देखा तो आप कभी नहीं समझ पाएंगे कि जो वर्क अमेंडमेंट बिल है वो आपके लिए फायदेमंद है या नुकसानदायक। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। देखिए वर्क अमेंडमेंट बिल के वो 5 पॉइंट हैं जिन पे बहुत ज्यादा डिस्प्यूट क्रिएट करा जा रहा है। हम 1 to 1 इन पॉइंट्स को समझेंगे कि वो कौन से बिंदु हैं जिनके कारण वर्क जो अमेंडमेंट बिल लाया गया, और क्यों इन बिंदुओं पे डिस्प्यूट क्रिएट करा जा रहा है और इसकी सच्चाई क्या है। तो चलिए हम सबसे पहले जिस पे जो डिस्प्यूट क्रिएट किया जा रहा है वो है वर्क बाय यूजर प्रॉपर्टी। यानी आज की डेट में जो जेपीसी के सामने डाटा प्रस्तुत किया गया था, उसमें जो टोटल वर्क प्रॉपर्टी थी वो थी 8,73,000। यदि हम इसके एरिया को देखें तो 37,39,000 एकड़, माफ कीजिएगा 37,39,000 एकड़ जो टोटल एरिया वर्क के पास था। अब समझते हैं वर्क बाय यूजर प्रॉपर्टी में ऐसा क्या है। देखिए यदि हम वर्क बाय यूजर प्रॉपर्टी में प्रॉपर्टी की बात करें तो 8,73,000 में से तकरीबन तकरीबन 4,02,000 89, यानी ये 46% हो जाता है। इसके साथ साथ यदि हम एरिया वाइज चेक करें तो तकरीबन तकरीबन 22,14,000 यानी 37 लाख में से तकरीबन तकरीबन 22 लाख जो प्रॉपर्टी है वो वर्क बाय यूजर प्रॉपर्टी है। ये टोटल प्रॉपर्टी का तकरीबन तकरीबन 59.29% होता है। अब वर्क बाय यूजर प्रॉपर्टी क्या होती है, चलिए इसको एक छोटे से एग्जांपल से समझते हैं। अब मान लीजिए कि आप शहर में रहते हैं, तो शहर में आपको कब्रिस्तान भी मिलेगा और शमशान घाट भी मिलेगा। वहीं यदि आप गांव में रहते हैं तो गांव में सभी गांव में कब्रिस्तान और शमशान घाट की जो सुविधाएं नहीं होती। तो ये जो लोग हैं मरने के बाद किस तरीके से शवों को दफनाते हैं या शवों को जलाते हैं, ये कहां पे उन सब चीजों को करते हैं। देखिए यदि कोई गांव यानी बहुत दूर का गांव है तो वो कुछ ऐसी जमीन फाइंड आउट करता है जो नदी के साथ लगती हो, या फिर जंगल के साथ हो, या फिर कोई ऐसी जमीन जिस पे कोई खेती ना हो रही हो, या फिर कोई व्यक्ति जो उस गांव को छोड़ के बहुत पहले जा चुका है उसकी जमीन पे ऐसे कुछ कार्य करते हैं। अब जब ये कार्य करते हैं, मान लीजिए कोई ऐसा गांव है जो हिंदू बाहुल्य है, यानी वहां पे हिंदुओं की संख्या बहुत ज्यादा है, लेकिन वहां पे 2 से 3 मुस्लिम परिवार भी रहते हैं। तो मुस्लिम परिवार जहां शवों को दफनाएंगे, ऐसी जो जगह होगी उसको मान्यता कब्रिस्तान कहा जाएगा। अब कुछ समय के पश्चात जो वर्क बोर्ड है उसको वर्क बाय यूजर, क्योंकि वो जो जमीन है कब्रिस्तान के लिए यूज हो रही है, तो वर्क बाय यूजर क्लेम कर लेता है, और वो जो है वो जहां पे कब्रिस्तान है और उसके साथ की कुछ लगती जमीन वर्क अपना वर्क बाय यूजर क्लेम कर सकता है। बस इसी बात पे बहुत ज्यादा विवाद है कि जहां पे वर्क का मालिकाना हक नहीं है, वहां पे भी वर्क ने अपनी जो प्रॉपर्टी को उस प्रॉपर्टी को बाय यूजर वर्क की प्रॉपर्टी घोषित कर दिया है। अब दोस्तों जो पहला विवाद है जो आप हर टीवी चैनल्स या सोशल मीडिया पे देख रहे हो कि जितनी भी वर्क बाय यूजर प्रॉपर्टी है वो खत्म हो जाएगी, यानी सरकार उसको वापस ले लेगी। देखिए ऐसा नहीं है। यदि आप इस अमेंडमेंट के पेज नंबर 3 पे आते हैं तो वहां पे क्लियरली लिखा हुआ है जो एग्जिस्टिंग वर्क बाय यूजर प्रॉपर्टी है वो वही प्रॉपर्टी रहेगी, वर्क की ही प्रॉपर्टी रहेगी, लेकिन साथ ही उन्होंने एक्सेप्ट लगा रखा है। एक्सेप्ट
यानी वो प्रॉपर्टी जो डिस्प्यूट पे है, चाहे उसके थोड़े भाग का डिस्प्यूट है या पूरे भाग का डिस्प्यूट है, या फिर वो प्रॉपर्टी गवर्नमेंट प्रॉपर्टी है, तो ऐसी प्रॉपर्टी सिर्फ वर्क प्रॉपर्टी नहीं कहलाएगी। इसके अलावा जितनी भी वर्क बाय यूजर प्रॉपर्टी थी वो प्रॉपर्टी वर्क के पास ही रहेगी। तो ये जो पहला विवाद है, ये बार बार जो सोशल मीडिया में उछाया जा रहा है, आप इस अमेंडमेंट की तीसरे पेज को जो है तीसरी लाइन को पढ़ सकते हैं, उसमें बड़ा क्लियरली लिखा हुआ है। अब हम बात करते हैं कुछ और अमेंडमेंट्स की जो इसके साथ की हुई है पेज नंबर 3 पे। पहला अमेंडमेंट इन्होंने जो है सेक्शन 3A, 3B, 3C, 3D और 3E जो है इंसर्ट किया है। अब 3A में इन्होंने कहा है कि अब कोई भी वर्क प्रॉपर्टी यदि कोई दान करना चाहता है तो उसका वो लीगल ओनर होगा, यानी उसके ओनरशिप राइट उसके पास होंगे, तभी जो है वो उस प्रॉपर्टी को दान कर सकता है। इसके साथ साथ वर्क अल्लाह औलाद में जब आप कोई भी प्रॉपर्टी दान करते हो, तो जब आप दान करोगे तो जो फीमेल हैं आपके, यानी आपकी बेटियां हैं, आपकी पत्नी होगी या आपकी बहन है, आप उनका जो लीगल राइट है वो राइट आप पहले उनको दोगे, उसके बाद ही आप प्रॉपर्टी को दान कर सकते हैं। अब इसको एक एग्जांपल से समझिए। देखिए, उत्तराखंड में यूनिफाइड सिविल कोड जो है वो लागू हो चुका है। अब उसके अकॉर्डिंग चाहे हिंदू है, चाहे मुसलमान है, सिख है, पिता की प्रॉपर्टी में बेटा और बेटी दोनों का बराबर का हिस्सा है। अब मान लीजिए हम एक एग्जांपल क्रिएट करते हैं कि उत्तराखंड में कोई व्यक्ति अपनी प्रॉपर्टी को वक्फ अल्लाह औलाद के नाम पे देना चाहता है, तो उस केस में यदि वो जो वर्क डीड बनाता है कि इसमें से जो 40% यानी जो भी टोटल आय होगी इस प्रॉपर्टी से वो 40% मेरे बेटों को दिया जाए, तो वहां पे उसको इस चीज का ख्याल रखना पड़ेगा क्योंकि बेटियों का भी जो हिस्सा है वो बराबर है, तो जो 40% उस प्रॉपर्टी से इनकम आ रही है वो बेटे और बेटियों में बराबर दी जाएगी। यानी इस अमेंडमेंट आने के बाद जो फीमेल है यानी जो मुस्लिम महिलाएं हैं उनका पूरा ख्याल रखा गया है। अब बिना उनके मालिकाना हक यानी जो भी उनका लीगल राइट है किसी भी लॉ के अकॉर्डिंगली, बिना उनके लीगल राइट के आप जो वर्क प्रॉपर्टी वर्क अल्लाह औलाद के नाम पे नहीं दे सकते। अब हम बात करते हैं विवाद नंबर 2 की, यानी डिजिटलाइजेशन ऑफ रिकॉर्ड। यानी जो भी वर्क की प्रॉपर्टी है अंडर सेक्शन 3B आपको 6 महीने के अंदर अंदर उनको जो है पोर्टल पे अपडेट करना होगा। देखिए, यहां पे ये कहा जा रहा है कि यदि आप 6 महीने के अंदर अंदर उसे पोर्टल में अपडेट नहीं करेंगे तो फिर जो है आपकी प्रॉपर्टी वर्क नहीं रहेगी। देखिए, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। देखिए, जो मुत्तवली है यानी जो भी मैनेजर है उस वर्क को मैनेज कर रहा है, इस एक्ट के पास होने के बाद 6 महीने के अंदर अंदर उसको जो है पोर्टल पे सभी जो प्रॉपर्टी को रजिस्टर करना है। यदि वो रजिस्टर्ड नहीं कर पाता तो इसके नीचे ही लाइन लिखी हुई है, वो ट्रिब्यूनल में अप्रोच कर सकता है और ट्रिब्यूनल को बता सकता है कि किस रीजन से जो है वो प्रॉपर्टी को अपडेट नहीं कर पाया। यदि वो एक वैलिड रीजन देता है तो ट्रिब्यूनल 6 महीने की और मियाद बढ़ा सकता है, और इसके साथ साथ यदि वो उस एक्सटेंडेड 6 महीने में भी प्रॉपर्टी को अपडेट नहीं कर पाता तो ट्रिब्यूनल और 6 महीने की मियाद उसको दे सकता है। यानी अब जो मुतवल्ली है टोटल उसके पास 1.5 साल है, 1.5 साल के अंदर अंदर उसको जो रिकॉर्ड है वो सिस्टम में अपडेट करना है। अब इसके साथ साथ एक और चीज कही जा रही है कि यदि उसने 6 महीने सिस्टम में अपडेट नहीं किया तो फिर वो किसी भी कोर्ट में अपील नहीं कर सकता। देखिए, ये पेज नंबर 9 में यदि आप आते हैं तो इसका जिक्र है। देखिए, पेज नंबर 9 में आप यदि 5वें पैरे पे आएंगे तो वहां पे बिल्कुल क्लियरली लिखा गया है कि यदि वो 6 महीने के अंदर रिकॉर्ड को अपडेट नहीं करता तो फिर वो किसी भी कोर्ट में सूट और अपील नहीं कर सकता। ये लिखा हुआ है और यही बात जो है बार बार न्यूज चैनल और सोशल मीडिया पे दिखाई जा रही है, लेकिन कोई ये नहीं बता रहा कि उसके नीचे भी एक लाइन लिखी हुई है, पैरा लिखा गया है, प्रोवाइडेड यदि जो एप्लीकेंट है वो कोर्ट को सफिशिएंट रीजन दे देता है कि किस रीजन से वो जो है रिकॉर्ड को अपडेट नहीं कर पाया, तो उस
रीजन के बेसिस पे कोर्ट में अपील की जा सकती है। यानी मान लीजिए कोई रिकॉर्ड है वर्क प्रॉपर्टी का जो किसी रीजन से, जहां एक वैलिड रीजन है, उस वैलिड रीजन से पोर्टल पे अपडेट नहीं हो पाया, तो एक तो ट्रिब्यूनल उसको 1 साल का और वक्त दे देगा, और दूसरा यदि उस 1 साल में भी, यानी टोटल 1.5 साल में भी वो प्रॉपर्टी पोर्टल पे अपडेट नहीं हुई, तो उसके बाद भी कभी भी वो कोर्ट में जा सकता है और एक वैलिड रीजन दे सकता है कि इस रीजन से मैं इस प्रॉपर्टी को अपडेट नहीं कर पाया, और कोई भी सूट, अपील जो भी उसको कोर्ट में करनी है वो कर सकता है। इसके साथ साथ एक और कंफ्यूजन फैलाई जा रही है कि एक ऑलरेडी डाटा जो सरकार ने टेबल किया था जिसमें कहा था कि वर्क की प्रॉपर्टी का ऑलरेडी डिजिटलाइजेशन हो चुका है, लेकिन यहां पे जो डिजिटलाइजेशन के जो टाइप है, यानी किस तरीके से उसने डिजिटलाइजेशन करना है, उसको क्लियरली मेंशन किया गया है। यदि आप पेज नंबर 3 में आएंगे तो यहां पे क्लियरली लिखा है जो मुतवल्ली ने किस तरीके से जो डाटा है वो पोर्टल पे अपडेट करना है। देखिए, उसको जो भी वर्क की प्रॉपर्टी है उसका आइडेंटिफिकेशन, यानी उसका क्या एड्रेस है, इसके साथ साथ उसकी क्या बाउंड्रीज है, यानी कहां कहां उसकी बाउंड्री लग रही है, इसका क्या यूज है, यानी किस यूज के लिए प्रॉपर्टी हो रही है, और ऑक्यूपेंट यानी कौन ऑक्यूपायर है, यानी उस प्रॉपर्टी पे कौन बैठा है, कौन एक्चुअल बेनिफिशियरी है, इसको फीड करना होगा। इसके साथ साथ उसको जो है उस प्रॉपर्टी का, यानी किसने उस प्रॉपर्टी को दान दिया, किस तरीके से दिया, वर्बल दिया, राइटिंग में दिया, यदि राइटिंग में दिया तो वर्क डीड को अपलोड करना होगा। इसके साथ साथ उस प्रॉपर्टी की क्या कीमत है, इस पे कितना एक्सपेंस जो मुतवली कर रहा है, इस प्रॉपर्टी के लिए मुतवली को कितनी सैलरी मिल रही है, या उसने कितने लोग रखे हुए हैं, और इस पूरी प्रॉपर्टी को मैनेज करने के लिए मुतवली कितना खर्च कर रहा है और इससे कितनी इनकम आ रही है, यानी जो टोटल डिटेल है मुतवली को वो अपडेट करनी होगी। अब देखिए, इससे आपका एक फायदा जुड़ा है। अब मान लीजिए आप दिल्ली में रह रहे हैं और आप अपने एरिया में, यानी 6 महीने में तकरीबन सारी डिटेल जो है पोर्टल में अपडेट हो जाएंगी। तो मान लीजिए आप दिल्ली में रह रहे हैं तो आप उस पोर्टल में जाके चेक कर सकते हैं कि आपके एरिया में कौन है जो वर्क प्रॉपर्टी पे कब्जा जमाए बैठा है, यानी उसको यूज कर रहा है, और उस प्रॉपर्टी की क्या कीमत है, वो कितना रेंट दे रहा है। अब मान लीजिए जो व्यक्ति उस प्रॉपर्टी को यूज कर रहा है वो कोई तलाकशुदा महिला है, या कोई बेवा महिला है, या कोई व्यक्ति या कोई जो बच्चा अनाथ हो चुका है उसका मामा या चाचा जिसके साथ वो बच्चा रह रहा है, तो फिर कोई दिक्कत की बात नहीं है। लेकिन यदि ऐसा कोई व्यक्ति उस प्रॉपर्टी को यूज कर रहा है औने पौने दाम में, जिसके पास एक बहुत बड़ी कोठी है, जिसकी 3-4 गाड़ियां हैं, और बच्चे सभी जो हैं विदेशों में पढ़ रहे हैं, तो फिर आपका जो दिमाग वो बिल्कुल क्वेश्चन मार्क में आ जाना चाहिए कि इस वर्क प्रॉपर्टी का जो है मिसयूज हो रहा है। तो आप अपनी आवाज जो है बुलंद कर सकते हैं, यानी अब जो सब कुछ जो होगा पारदर्शिता के साथ होगा। देखिए, ऐसा नहीं है कि सब कुछ अब आपको चेक करना है, गवर्नमेंट भी सब कुछ चेक कर रही है। यानी गवर्नमेंट ने जो है इसमें ऑडिट का प्रावधान किया हुआ है कि अब जो है जो जितना भी स्टेट वर्क बोर्ड है वो किसी भी पैनल, यानी किसी भी ऑडिटर को चूज करेगा कि हम इन ऑडिटर को चूज करते हैं, और जिस प्रॉपर्टी पे 1 लाख रुपए से ज्यादा की इनकम होगी उसका ऑडिट कराएगा। इसके साथ साथ जो सेंट्रल वर्क बोर्ड है उसके पास पावर है कि वो कभी भी जो है किसी भी वर्क प्रॉपर्टी का ऑडिट कर सकता है, और ये जो ऑडिटर है वो कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया होंगे, यानी कैग, जिसको हम कहते हैं ना कि जो गवर्नमेंट ऑफिसर्स का ऑडिट करते हैं वही वर्क प्रॉपर्टी का भी ऑडिट करेंगे, और दूध का दूध और पानी का पानी निकाल देंगे। यानी ये पढ़े लिखे लोग हैं, ये आपको बता देंगे कि इस प्रॉपर्टी की एक्चुअल कीमत इतनी है और इससे एक्चुअल इतना रेंट आना चाहिए, या जो एक्सपेंस मुतवली ने किए हुए हैं वो फर्जी हैं या नहीं। अब इन सब का प्रभाव क्या होगा, यानी इफेक्ट क्या होगा। देखिए, जब आपका ऑडिट होगा या जब आप कभी भी डिमांड करेंगे वर्क बोर्ड से पोर्टल पे चेक करके भी ये जो वर्क की प्रॉपर्टी है उसका मिसयूज हो रहा है, तो फिर जो वर्क बोर्ड है वो मुतवली पे एक्शन ले सकता है। अब मुतवली पे भी जो एक्शन है उसको इस एक्ट में क्लियरली जो है
वो बताया गया है। हम चलिए बात करते हैं उन प्रोविजनल की जो आप मुतवली पे जो हम एक्शन वो ले सकते हैं। ये पेज नंबर 10 पे इन्होंने सेक्शन 50A जो है इंसर्ट किया जहां पे डिसक्वालिफिकेशन ऑफ मुतवली है, यानी आप किसी भी मुतवली को अब हटा सकते हैं। अब सेक्शन 50A के तहत कोई भी मुतवली जो 21 साल से नीचे है, पर्सन ऑफ अनसाउंड माइंड है, यानी उसका दिमागी हालत ठीक नहीं है या कभी दिवालिया घोषित हो चुका है, तो उसको आप मुतवली नहीं ठहरा सकते, यानी वो मुतवली के काबिल नहीं है। इसके साथ साथ कोई भी मुतवली यदि किसी भी कोर्ट द्वारा 2 साल की सजा उसको मिलती है तो वो डिसक्वालिफाइड हो जाएगा। इसके साथ साथ कभी प्रीवियसली उसको मुतवली से हटाया गया हो या फिर कोई भी कानून के तहत उस पर भ्रष्टाचार का आरोप लगा हो या साबित हुआ हो, तब भी जो है वो मुतवली से हट जाएगा। देखिए, इसके साथ साथ यदि किसी मुतवली ने किसी भी एग्जिस्टिंग वर्क प्रॉपर्टी पे इंक्रोचमेंट भी कर रखा है, तब भी उसको मुतवली से डिस्क्वालिफाइड कर दिया जाएगा। यानी हम मुतवली के लिए भी जो है टोटल प्रोविजंस ला दिए गए हैं। इसके साथ साथ अब मुतवली के लिए सजा भी है। यानी अब मान लीजिए कोई मुतवली जो है वो वक्फ बोर्ड का आदेश नहीं मानता या ट्रिब्यूनल का आदेश नहीं मानता या कलेक्टर या किसी भी लॉ एजेंसी का जो है आदेश नहीं मान रहा, तो उस केस में उस मुतवली को 6 महीने तक की सजा या 25,000 जुर्माना या इसको बढ़ा के 1 लाख रुपए तक भी किया जा सकता है। इसके साथ साथ कोई भी मुतवली जो पोर्टल में डिटेल अपडेट नहीं कर रहा टाइमली, इसके साथ साथ जो एक एक्सपेंस होता है, यानी इस प्रॉपर्टी से कितनी इनकम आ रही है और कितने एक्सपेंस हुए हैं, उसके जो भी डॉक्यूमेंट है, यानी आप यदि कोई एक्सपेंस कर रहे हैं तो उसको बिल आपको अपने साथ रखने हैं, इनकम आ रही है तो अकाउंट में लेना है, यानी उस सब का लेखा जोखा प्रस्तुत नहीं करता तो वो फॉल्ट में आ जाता है और कोई भी ट्रिब्यूनल या वर्क बोर्ड जो उसको ये सजा दे सकता है। चलिए हम बात करते हैं तीसरे विवाद की, जो टोटल नंबर ऑफ गवर्नमेंट लैंड है डिक्लेयर्ड एज वर्क। देखिए, जो जेपीसी के सामने डाटा प्रस्तुत किया गया है उसमें 5,973 नंबर्स की जो गवर्नमेंट प्रॉपर्टी है जो वर्क बोर्ड ने वर्क प्रॉपर्टी डिक्लेयर की गई है। देखिए, इसके लिए जो गवर्नमेंट ने अमेंडमेंट लेके आई है और इस अमेंडमेंट में यदि आप पेज नंबर 4 में 3C पॉइंट को पढ़ेंगे तो उसमें गवर्नमेंट ने स्पष्ट किया गया कि इस एक्ट से पहले या इस एक्ट आने के बाद में, यानी जब ये एक्ट आया, अमेंडमेंट आई है, उससे पहले भी कोई भी जो गवर्नमेंट प्रॉपर्टी वर्क ने वर्क प्रॉपर्टी डिक्लेयर की गई है वो अब वर्क प्रॉपर्टी नहीं रहेगी। तो क्या वो प्रॉपर्टी गवर्नमेंट प्रॉपर्टी हो जाएगी? देखिए, इसका भी जो उल्लेख है उसके नीचे के पैराग्राफ में किया गया है कि यदि क्वेश्चन अराइज होता है कि वो प्रॉपर्टी गवर्नमेंट प्रॉपर्टी है या नहीं, तो उसके लिए जो कलेक्टर लेवल के ऊपर का कोई भी ऑफिसर होगा, वो ऑफिसर जो रूल ऑफ लॉ है, यानी जब भी आप किसी प्रॉपर्टी की जांच करते हैं तो आप जमाबंदी, फर्द और जो भी उसके म्यूटेशंस हैं वो जब भी आज़ादी से पहले तक का चेक करते हैं कि क्या क्या इसके लैंड रिकॉर्ड में चेंज हुआ, उस लैंड रिकॉर्ड के अकॉर्डिंगली चेक करेगा कि ये प्रॉपर्टी गवर्नमेंट प्रॉपर्टी है या नहीं। और यदि ये गवर्नमेंट प्रॉपर्टी है तो वो जो ऑफिशियल गैजेट में उसको गवर्नमेंट प्रॉपर्टी मार्क करेगा और अपनी रिपोर्ट जो है स्टेट गवर्नमेंट को देगा। स्टेट गवर्नमेंट जब ये प्रॉपर्टी गवर्नमेंट प्रॉपर्टी मार्क हो जाएगी तो वर्क बोर्ड को इन्फॉर्म करेगी और वर्क बोर्ड जो है अपने लेवल पे उस पे जो चेंजेस कर देगा, यानी जहां पे उन्होंने वर्क प्रॉपर्टी अपनी बताई हुई थी उसको मार्क करके उसको उससे हटा दे। इसके साथ साथ एक सेक्शन 3D इंसर्ट किया गया कि जो भी पुरातत्व विभाग की साइट्स हैं या कोई भी ऐसे अवशेष हैं, जैसे कि आप लाल किला कह लीजिए या फिर ताजमहल कह लीजिए, ऐसे कोई भी है, उन प्रॉपर्टीज पे वर्क अपना क्लेम नहीं कर सकता। और यदि वर्क ने वो प्रॉपर्टी वर्क प्रॉपर्टी डिक्लेयर की है तो वो भी इस एक्ट के आने के बाद वर्क प्रॉपर्टी नहीं रहेगी। इसके साथ साथ सेक्शन 3E, ये भी पेज नंबर 4 पे ही है, कि जो भी आदिवासी जनजाति के लोग हैं जो कॉन्स्टिट्यूशन में 5th और 6th शेड्यूल के तहत आते हैं, यानी उन आदिवासी की जमीनों को भी
वर्क जो है अपनी प्रॉपर्टी घोषित नहीं कर सकता। चलिए हम बात करते हैं चौथे विवाद की, और ये है सेक्शन 40, यानी जिसने अनलिमिटेड पावर जो है वर्क बोर्ड को दी हुई थी और जिसके कारण बहुत सारी जो कंप्लेंट्स हैं वो आ रही थी। देखिए, जो जेपीसी के सामने ही जो डाटा प्रस्तुत किया गया है, हमारे देश में 30 स्टेट्स और यूटीज में वर्क बोर्ड हैं। सिर्फ 8 स्टेट या यूटी ने जो ये डाटा दिया है कि उन्होंने सेक्शन 40 के तहत 515 प्रॉपर्टी को वर्क प्रॉपर्टी डिक्लेयर किया। अब देखिए, ये सिर्फ 8 स्टेट्स ने जो है डाटा दिया है। 22 स्टेट्स यानी 22 स्टेट्स ने अभी कोई भी डाटा जो है जेपीसी को नहीं दिया। इसका मतलब ये जो अमाउंट है बहुत ज्यादा हो सकता है, ये क्वेश्चन मार्क है। और जब तक एक सही आंकड़ा हमारे पास नहीं आता तब तक हम नहीं कह सकते कि सेक्शन 40 का दुरुपयोग नहीं हो रहा था। देखिए, सेक्शन 40 के दुरुपयोग के कई कारण और कई रिपोर्ट्स भी इसके साथ साथ हैं। देखिए, सबसे पहले जो गवर्नमेंट है, गवर्नमेंट ने खुद कुछ जो है इंसिडेंट्स शेयर किए हैं। जैसे तमिलनाडु का तिरुचुबुरई एक करके एक विलेज है, वहां पे 389 एकड़ जो है एग्रीकल्चर लैंड वर्क ने अंडर सेक्शन 40 डिक्लेयर कर दी। इसके साथ साथ गोविंदपुर बिहार में, और इसके साथ साथ कर्नाटका में 15,000 एकड़ जो जमीन है वो वर्क ने अंडर सेक्शन 40 जो है वर्क की प्रॉपर्टी डिक्लेयर कर दी। इसके साथ साथ जो सूरत म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन का हेडक्वार्टर है, या केरला में जहां पे 600 क्रिश्चियन फैमिलीज रह रही थी, ये एराकुलम में कोई एक गांव रहा होगा नजदीक, तो वहां पे जो 600 क्रिश्चियन फैमिली है उनको भी वर्क प्रॉपर्टी अंडर सेक्शन 40 जो है वो डिक्लेयर कर दिया गया। यानी ये जो डाटा हमारे पास है जो जेपीसी में दिया गया है, ये सिर्फ 8 स्टेट्स का है, और जो 22 स्टेट्स की जो वर्क बोर्ड है उन्होंने अभी कोई भी डाटा जो है अंडर सेक्शन 40 वो प्रस्तुत नहीं किया हुआ है। देखिए, इस पे बहुत ज्यादा विवाद था और इससे बहुत ज्यादा लोग पीड़ित भी थे। तो अब जो नया अमेंडमेंट यानी जो बिल लोकसभा में पास हुआ है उसमें क्लियरली जो है 9 नंबर पेज में पॉइंट नंबर 23 में सेक्शन 40 जो है वो प्रिंसिपल एक्ट से ओमिट कर दिया गया, यानी खत्म कर दिया गया है। दोस्तों, 5वें नंबर पे ट्रिब्यूनल का विवाद है। यानी ये कहा जा रहा है कि पहले जो है ट्रिब्यूनल का फैसला फाइनल होता था, लेकिन विपक्ष के लोग कह रहे हैं कि ट्रिब्यूनल के बाद भी आप जो है कोर्ट जा सकते थे। वहीं सत्ता पक्ष के लोग कह रहे हैं कि ट्रिब्यूनल के बाद जो है आप जो है कोर्ट में नहीं जा सकते। चलिए दोनों के दावे की पड़ताल करते हैं। देखिए, यदि हम बात करें ट्रिब्यूनल की, तो ट्रिब्यूनल में ज्यादा कुछ बदलाव नहीं हुआ है। पहले भी जो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट थे या डिस्ट्रिक्ट जो कोर्ट के जज होते थे वो इसके चेयरमैन होते थे। इसके साथ साथ एक जो पर्सन होता था वो जो गवर्नमेंट लेवल पे जॉइंट सेक्रेटरी या आप एडिशनल सेक्रेटरी या कोई भी उस रैंक का व्यक्ति कह लीजिए वो होता था, और एक होता था मुस्लिम स्कॉलर, यानी जिसको मुस्लिम लॉ की बहुत ज्यादा जानकारी होती थी। ये 3 मेंबर जो है ट्रिब्यूनल्स में होते थे। अभी भी उसी तरीके के मेंबर हैं, ज्यादा कुछ छेड़छाड़ नहीं हुआ है। तो आज की डेट में यदि आप देखेंगे तो जो डिस्ट्रिक्ट जज है वो चेयरमैन रहेगा, जो ज्वाइंट सेक्रेटरी है स्टेट गवर्नमेंट का वो एक मेंबर रहेगा, और एक मेंबर जिसको मुस्लिम लॉ की जानकारी होगी। यानी इसमें कोई छेड़छाड़ नहीं है। अब जो सबसे ज्यादा चीज विवाद में है कि पहले के एक्ट में ट्रिब्यूनल का जो फैसला होता था फाइनल होता था, और इस एक्ट में वो बदलाव किया गया है। देखिए, यदि आप पेज नंबर 13 में पढ़ेंगे और इसमें पढ़ेंगे कि जो सब सेक्शन 7 है उसमें जो वर्ड है फाइनल वो शैल बी ओमिटेड, यानी जो ट्रिब्यूनल का फैसला जो फाइनल है उस शब्द को हटा दिया गया है। देखिए, पहले जो ट्रिब्यूनल ने कोई भी केस के बारे में अपना फैसला दे दिया वो फाइनल होता था, उसके अगेंस्ट आप अपील नहीं कर सकते थे। हाँ, ये लाइन जरूर थी कि ओनली हाई कोर्ट्स कुड इंटरवीन अंडर स्पेशल सर्कमस्टांसेस, यानी हाई कोर्ट स्पेशल सर्कमस्टांसेस के अंडर जो है अपील, या उस अपील तो मैं नहीं कहूंगा, हाई कोर्ट स्पेशल सर्कमस्टांस के अंदर उस केस को देख सकते थे और फैसला जो है पलट सकते थे। अब
अब थोड़ा सा दिमाग लगाइए और सोचिए कि क्या जो ये वीडियो देख रहा है वो आम आदमी या मेरे जैसा व्यक्ति हाई कोर्ट में अप्रोच कर सकता है? देखिए, हम लोग कभी भी हाई कोर्ट में अप्रोच नहीं कर सकते और उनको नहीं समझा सकते कि आप इस स्यू मोटो में इस केस को देखिए। हाँ, कुछ जो बहुत प्रोमिनेंट शख्सियत हैं, जैसे कोई सरकार की तरफ से है, कोई बहुत बड़ा बिजनेसमैन है, वो बहुत ही आसानी से हाई कोर्ट में अप्रोच कर सकता है और हाई कोर्ट को लग भी सकता है कि मेरे को इस केस को सुनना है। तो लेकिन अब जो नया अमेंडमेंट है उसमें एक तो इसका जो फाइनल वर्डिक्ट है उसको खत्म कर दिया गया है और इसके साथ साथ कोई भी व्यक्ति अब यदि ट्रिब्यूनल का फैसला उसको पसंद नहीं है, उसके 90 डेज के अंदर जो है वो हाई कोर्ट में अपील कर सकता है। यानी अब आप ट्रिब्यूनल के फैसले के अगेंस्ट हाई कोर्ट में अपील कर सकते हो और हाई कोर्ट में यदि आपको फैसला अपने पक्ष में नहीं मिलता तो आप सुप्रीम कोर्ट भी जा सकते हो। यानी अब इस अमेंडमेंट के बाद आप जो भी भारत की न्यायपालिका है उन न्यायपालिका के अंतर्गत सुप्रीम कोर्ट तक जा सकते हो और फैसले को चुनौती दे सकते। अब दोस्तों, आखिरी विवाद तक पहुंचने से पहले हम इस एक्ट में कुछ जो बदलाव हुए जो आपके बेनिफिट के हैं उनको भी डिस्कस कर लेते हैं। देखिए, सबसे पहले तो जो इसमें बदलाव हुआ है कि अब जो इतने भी मुस्लिम है वो अपना एक सेपरेट ट्रस्ट बना सकते हैं। देखिए, यदि आप पेज नंबर 2 के पहले ही पैराग्राफ को सेक्शन 2 को आप चेक करोगे तो पहले क्या होता था कि किसी भी मुस्लिम को जब अपनी प्रॉपर्टी को दान करना है तो उसको वक्फ ही करना पड़ता था, वो वक्फ बोर्ड के पास बाय डिफॉल्ट जाती थी। अब इसको एक एग्जांपल से समझिए कि मान लीजिए एक गांव में 50 जो मुस्लिम फैमिली रहती है और उसमें जो 2 मुस्लिम फैमिली है बहुत समृद्ध है, यानी उनका सऊदी अरब में तेल के कारोबार में कुछ पार्टनरशिप है, उनके पास बहुत ज़्यादा पैसा है। अब वो जो अपने गांव के मुस्लिम कम्युनिटी को हेल्प करना चाहते हैं तो वो सेपरेट जो है ट्रस्ट बना सकते हैं। यानी उस ट्रस्ट का वर्क बोर्ड से कोई लेना देना नहीं होगा। उस ट्रस्ट के वो जितने भी रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं उनको वो फिलअप कर सकते हैं, अपनी तरीके से बना सकते हैं और जो बेनिफिशियरी है यानी इस पूरे ट्रस्ट का जो बेनिफिट होगा वो सिर्फ उस गांव के मुस्लिम पॉपुलेशन को ही होगा, ऐसा वो प्रोविजन कर सकते हैं। यानी अब सेपरेट ट्रस्ट जैसे हिंदू, सिख और बौद्ध में आप कभी भी कोई ट्रस्ट अपनी फैमिली मेंबर्स के लिए बना सकते हैं, इसी तरह मुस्लिम परिवार भी अपनी फैमिली मेंबर्स के लिए ट्रस्ट जो है वो बना सकते हैं। इसके साथ साथ पेज नंबर 2 पे ही पहले क्या था कि किसी भी स्टेट वर्क बोर्ड में आपको 15% यदि शिया या सुन्नी की प्रॉपर्टी हो जाती है तो स्टेट गवर्नमेंट उनके लिए एक सेपरेट वर्क बोर्ड बना देता था। यानी कई स्टेट में शिया वर्क बोर्ड और सुन्नी वर्क बोर्ड है। अब इन्हीं की तर्ज पे यदि स्टेट गवर्नमेंट चाहे तो बोहरा समाज के लिए और आगा खानी समाज के लिए सेपरेट वर्क जो है बोर्ड बना सकता है। इसके साथ साथ एक और बड़ा इंटरेस्टिंग जो इन्होंने चेंज किया है जो कोई भी डिस्कस नहीं कर रहा। देखिए, पहले इस एक्ट में वेलफेयर लिखा हुआ था, वेलफेयर का मतलब होता है भलाई के लिए, लेकिन उस वेलफेयर के आगे इन्होंने मेंटेनेंस ऑफ विडो यानी बेवा औरत की मेंटेनेंस खर्चे पानी के लिए, डिवोर्स्ड वुमेन तलाकशुदा महिला, ऑर्फन यानी जो अनाथ है। अब जो अनाथ बच्चे हैं या जो तलाकशुदा महिला हैं या जो बेवा औरतें हैं, मुस्लिम औरतें, उनकी मेंटेनेंस का खर्च का भी जो है वो ऐड कर दिया गया है। अब वर्क बोर्ड इसमें कितना पैसा डालता है यदि उसकी इनकम होती है तो इनकी वेलफेयर के लिए, लेकिन ये इन्होंने पॉइंट ऑफ हाईलाइट सरकार ने कर दिया है। अब जब ये हाईलाइट कर दिया है तो वर्क बोर्ड में जितने भी लोग बैठे हुए हैं वो डेफिनेटली इनकी जो सुरक्षा के लिए या इनकी मेंटेनेंस के लिए कुछ ना कुछ फ्यूचर में जरूर करेंगे। हम एक पॉजिटिव नोट के साथ सोचते हैं कि यदि ये जो 3 शब्द लाए गए हैं यदि वर्क बोर्ड इनका यूज करता है, इनकी मेंटेनेंस के लिए देता है तो समाज का जो वो आखिर का तबका है वो मजबूत होगा। अब दोस्तों, हम बात करते हैं आखिरी के विवाद पे यानी छठे विवाद पे जो है नॉन मुस्लिम का। यानी जो वर्क बोर्ड या वर्क काउंसिल है उसमें नॉन मुस्लिम की मेजॉरिटी हो जाएगी और जो मुस्लिम है वो अल्पमत में आ जाएंगे। चलिए इस एक्ट को हम डायरेक्टली पढ़ते हैं कि उसमें क्या क्या चेंजेस हुए हैं और टेक्निकल पॉइंट को समझेंगे
कि क्या नॉन मुस्लिम का जो है बहुमत इसमें हो जाएगा या फिर मुस्लिम ही जो हैं वो बहुमत में रहेंगे, और क्या गवर्नमेंट को ऐसा करने की जरूरत थी कि इस बोर्ड में भी जो है नॉन मुस्लिम एंट्री कर पाए। देखिए, जो दो चीजों पे विवाद है वो है सेंट्रल वर्क काउंसिल और स्टेट वर्क बोर्ड। देखिए, सेंट्रल वर्क काउंसिल में जो है टोटल 19 मेंबर्स हैं आज की डेट में, और स्टेट वर्क बोर्ड में टोटल 11 मेंबर्स होंगे जो नया अमेंडमेंट बिल आया है। अब इसमें विवाद हो रहा है कि इसके जो मेंबर्स हैं वो गवर्नमेंट सभी के सभी जो हैं नॉन मुस्लिम डाल देंगे, जिसके कारण जो है मुस्लिम जो है माइनॉरिटी में आ जाएंगे। देखिए, सबसे पहले आपको ये जानना होगा कि जो पहले भी जो सेंट्रल वर्क काउंसिल था उसके जितने भी सदस्य थे वो सेंट्रल गवर्नमेंट नॉमिनेट करती थी, और जो स्टेट वर्क बोर्ड था उसके जितने भी मेंबर्स थे वो स्टेट गवर्नमेंट नॉमिनेट करती थी। यानी पहले भी इसका जो अधिकार क्षेत्र था यानी जो कंट्रोल था वो गवर्नमेंट के पास था। इस अमेंडमेंट के बाद भी कंट्रोल गवर्नमेंट के पास ही रहेगा, लेकिन इसमें कुछ बदलाव हुए हैं। सबसे पहले आपको समझना है कि इनके काम क्या है। देखिए, सेंट्रल वर्क काउंसिल का जो काम होता है वो स्टेट वर्क बोर्ड को दिशा निर्देश देना होता है, यानी आप किस तरीके से काम करोगे, और यदि कोई स्टेट वर्क बोर्ड गलत काम कर रहा है या कोई मुत्तवली गलत काम कर रहा है तो उसके लिए रूल्स एंड रेगुलेशन बनाना होता है। तो नए अमेंडमेंट बिल के बाद जो है स्टेट वर्क काउंसिल को थोड़ा सा और मजबूत किया गया है। वहीं जो स्टेट वर्क बोर्ड्स हैं उनकी जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं या जो ड्यूटीज हैं उनको थोड़ा सा बढ़ा दिया गया है। अब हम समझते हैं कि जिसमें सबसे ज्यादा विवाद है नॉन मुस्लिम, अब उसको समझने की जरूरत है। तो चलिए हम देखते हैं कि पेज नंबर 6 पे सबसे पहले हम सेंट्रल वर्क काउंसिल की बात करेंगे जिसमें टोटल 19 मेंबर्स होते हैं। देखिए, इसमें जो 8 मेंबर है वो मुस्लिम रहेंगे, यानी इसको हमने दो पार्ट में डिवाइड कर दिया है। पहले पार्ट में जो 3 पर्सन है वो मुस्लिम ऑर्गेनाइजेशन से आते हैं, जैसे ऑल इंडिया मुस्लिम लॉ बोर्ड या ऐसा कोई भी हिंदुस्तान में बोर्ड है जो मुसलमानों की बेहतरी के लिए काम कर रहा है, तो 3 मेंबर वहां से लिए जाएंगे। इसके साथ साथ एक चेयरपर्सन होगा 3 बोर्ड्स का जो रोटेशन में लिया जाएगा। इसके साथ साथ एक पर्सन यानी जो मुत्तवली है जिसकी वर्क से इनकम 1 लाख रुपए से ज्यादा है वो व्यक्ति होगा, और 3 पर्सन जो मुस्लिम लॉ के जानकार होंगे वो होंगे। यानी ये जो 8 व्यक्ति होंगे ये मुस्लिम होंगे, और इनमें से 2 महिला होनी जरूरी है। तो यहां तक कोई विवाद नहीं था, पहले भी ऐसा ही था, आज भी ऐसा ही है। अब विवाद कहां हो रहा है? अब विवाद हो रहा है बाकी के जो 11 मेंबर्स हैं। अब ये 11 मेंबर्स कौन है? देखिए, सबसे पहले तो ये यूनियन मिनिस्टर है, यानी जो भी सेंट्रल गवर्नमेंट में यूनियन मिनिस्टर होता है वो चेयरपर्सन रहता है। तो सबसे पहले वो विवाद है कि यूनियन मिनिस्टर नॉन मुस्लिम हो सकता है। इसके साथ साथ 3 मेंबर जो पार्लियामेंट के हैं, 2 लोकसभा से और 1 राज्यसभा से, तो ये भी जो है नॉन मुस्लिम हो सकते हैं। इसके साथ साथ 2 पर्सन जो हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट के जज हैं, एक जो बार काउंसिल यानी जो एडवोकेट है, और 4 पर्सन जो महारत रखते हैं, जैसे कोई फाइनेंस में, कोई इंजीनियरिंग में, कोई आर्किटेक्ट में, कोई एडमिनिस्ट्रेशन में, मैनेजमेंट में जो महारत रखते हैं वो, यानी इन सब पे विवाद हो रहा है। अब मेरा भी यही कहना है कि देखिए, यूनियन मिनिस्टर हो सकता है कि सेंट्रल गवर्नमेंट, क्योंकि ये जो अमेंडमेंट है बीजेपी ने पास किया हो, तो उनको लगता है क्योंकि 10 साल से वही हैं, अब तीसरी बार वो आए हैं, अगर उनको लगता है कि यदि हम ही जीत रहे हैं और हमारे में कोई भी मुस्लिम मेंबर नहीं है, तो इस करके उन्होंने नॉन मुस्लिम का प्रावधान रखा है, क्योंकि उनको लगता है कि यदि इसमें मुस्लिम का प्रावधान होगा तो फिर हमारा एमपी या हमारा जो राज्यसभा में जो भी एमपी है वो जो है इस बोर्ड में नहीं आ पाएगा। तो यदि इसमें मुस्लिम रहते तो उनको विपक्ष से जो है वो वर्क काउंसिल में लाके लाना पड़ता। अब ये वही बात होगी कि जैसे आप पावर तो लेना चाहते हैं, लेकिन पावर होने के बावजूद भी कंट्रोल गवर्नमेंट के पास नहीं है, तो कहीं ना कहीं जो भी गवर्नमेंट रहती है वो कंप्लेंट जो कंट्रोल है अपने पास रखना चाहती है। देखिए, ये समस्या बीजेपी के साथ है
यदि सेंट्रल में कांग्रेस आई तो उसके साथ कोई समस्या नहीं है, क्योंकि सेंट्रल में या कांग्रेस के हमेशा मुस्लिम कैंडिडेट होते हैं, वो जीतते भी आए हैं और उनके पास सफिशिएंट मुस्लिम कैंडिडेट हैं। बीजेपी के साथ टेक्निकली प्रॉब्लम यह है कि यदि वो किसी मुस्लिम कैंडिडेट को खड़ा भी करती है, चाहे मुस्लिम बहुल इलाकों से है, तो वो जीत ही नहीं पाता। तो यदि उसका मुस्लिम कैंडिडेट जीत ही नहीं पाता तो वो वक्फ काउंसिल में कैसे आएगा? देखिए, ये एक टेक्निकल प्रॉब्लम है, इसको टेक्निकली समझिए कि ये जो 4 व्यक्ति है, यूनियन मिनिस्टर और जो 3 मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है, ये बीजेपी के साथ तो समस्या रहेगी रहेगी, क्योंकि उनका कोई मुस्लिम कैंडिडेट जीत नहीं पाता, तो 4 मेंबर जो है वो नॉन मुस्लिम तो आएंगे ही आएंगे। हाँ, वो अलग है कि बीजेपी बड़ा दिल दिखाते हुए कांग्रेस के मुस्लिम एमपीज को वो काउंसिल में जगह दे दे। अब इसके बाद आते हैं कि सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के जज। देखिए, मेरा ये मानना है कि सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के जो जज हैं वो मुस्लिम हो सकते हैं, और बहुत से मुस्लिम जो है सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के जज है भी हैं और सेवाएं दे भी चुके हैं। इसके साथ साथ बहुत ही एडवोकेट भी मुस्लिम है और बहुत अच्छी पर्सनैलिटी के, जैसे आप ओवैसी साहब को देख लीजिए, वो बहुत अच्छे बैरिस्टर हैं। इसके साथ साथ जो ये 4 विषय हैं, चाहे फाइनेंस, मैनेजमेंट, आर्किटेक्ट, देखिए मुस्लिम कम्युनिटी से बहुत से पढ़े लिखे लोग आते हैं और इन 4 विषयों में भी आपको मुस्लिम कैंडिडेट मिल जाएंगे। तो सरकार चाहे बीजेपी की रहे या कांग्रेस की रहे, जो मेजॉरिटी है वो मुस्लिम की ही वो काउंसिल में रहने वाली है। लेकिन हाँ, वो जो ऊपर के 4 हैं, यूनियन मिनिस्टर, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, देखिए जब तक आप उनको जिताओगे नहीं तब तक वो काउंसिल में वो नहीं रहेंगे। और यदि फ्यूचर में बीजेपी के मुस्लिम कैंडिडेट जीतते हैं तो ये जो कंडीशन है ना कि 2 नॉन मुस्लिम होने चाहिए, उस कंडीशन को बीजेपी हमेशा हमेशा के लिए एक और अमेंडमेंट लाके खत्म कर देगी, क्योंकि अब उसको पता है कि उसके भी मुस्लिम कैंडिडेट जो जीत रहे हैं और उनके पास सफिशिएंट, यानी उनके पास सप्लाई है कि यदि डिमांड यहां से आती है वर्क काउंसिल से तो वो अपने जो है मेंबर पार्लियामेंट की सप्लाई यहां पे कर सके। इसी तरह जो स्टेट बोर्ड है, देखिए स्टेट बोर्ड में भी टोटल 11 मेंबर्स है। इसमें जो 4 मेंबर हैं वो मुस्लिम ही रहने वाले हैं, यानी एक मुतावली जिसकी जो एनुअल इनकम 1 लाख रुपए से ज्यादा है। सॉरी, मैं यहाँ पे कुछ गलती कर गया, ऊपर जो सेंट्रल वर्क काउंसिल है उसमें जो मुतवली होगा उसकी इनकम 5 लाख से ज्यादा होगी, यानी जो सेंट्रल वर्क काउंसिल में मुतवली है वो 5 लाख से ज्यादा की जो वर्क से इनकम है, और स्टेट गवर्नमेंट में जो मुतवली है उसकी जो इनकम है 1 लाख रुपए से ज्यादा है, वो बोर्ड में हो सकता है। इसके साथ साथ कोई भी इस्लाम यानी मानने वाला या उसकी अच्छी नॉलेज रखने वाला, और इसके साथ साथ 2 मेंबर्स जो है म्यूनिसिपैलिटीज और पंचायत से आपको लेने होंगे। इनमें से भी जो 4 मेंबर्स है 2 मेंबर्स महिला होनी चाहिए। तो ये एक अमेंडमेंट है। लेकिन इसके साथ साथ जो बाकी के, यानी जो टोटल 11 मेंबर्स हैं, ये आपके हो गए 4 मेंबर्स, तो जो 11 मेंबर्स में से 4 चले गए, जो 7 मेंबर्स हैं उन 7 मेंबर्स में प्रॉब्लम फिर वही है, एक चेयरपर्सन, एक मेंबर पार्लियामेंट जो स्टेट से है, और एक जो एमएलए है स्टेट से, ये 3 व्यक्ति। इसके साथ साथ जो 2 व्यक्ति हैं प्रोफेशनल एक्सपीरियंस के, जिनको फाइनेंस या एग्रीकल्चर या ऐसी कोई भी चीज़ है जिसकी नॉलेज हो, और एक जॉइंट सेक्रेटरी स्टेट गवर्नमेंट का, और एक मेंबर बार काउंसिल का। तो ये जो 7 मेंबर्स हैं, ये 7 मेंबर जो होंगे वो वर्क बोर्ड में होंगे। अब यहां पे भी सवाल वही आता है कि देखिए, यदि तो बीजेपी है तब तक, क्योंकि ना तो बीजेपी का कई स्टेट में मुस्लिम एमएलए होता है, ना मेंबर पार्लियामेंट होता है, और जो जॉइंट सेक्रेटरी स्टेट का होता है, देखिए जो भी व्यक्ति उस समय सरकार में काम कर रहा है वो हिंदू भी हो सकता है, सिख भी, बौद्ध भी और मुस्लिम भी हो सकता है। तो वो उस समय में जो वर्क बोर्ड के मैटर को हैंडल कर रहा है, जो भी व्यक्ति वहां पे होगा वो इस वर्क बोर्ड में आ जाएगा। इसको इस तरीके से समझिए कि एक पंजाब का शहर है, मान लीजिए अमृतसर, जहां सिखों की संख्या बहुत ज्यादा है, लेकिन वहां पे डिप्टी कमिश्नर यानी जो उस इलाके का सरकारी यानी जो कंट्रोल करता है,
अब वो मुस्लिम भी हो सकता है, सिख भी हो सकता है, हिंदू भी हो सकता है। उसी तरीके से ये जॉइंट सेक्रेटरी है। तो यहाँ टेक्निकल रीजन है। मैं फिर से वही कहूंगा कि ये प्रॉब्लम तब तक है जब तक बीजेपी सेंटर या स्टेट में है, क्योंकि बीजेपी का कोई भी एमपी या एमएलए मुस्लिम नहीं है, और यदि वो चुनाव में जाते भी हैं तो मुस्लिम उसको जिताते नहीं हैं। तो इसलिए उन्होंने नॉन मुस्लिम का जो है वो एक अंडरलाइन किया है कि मैक्सिमम 2 आपको नॉन मुस्लिम रखने होंगे। और यदि बीजेपी के भी जो एमएलए या एमपी जीतने शुरू हो जाएंगे तो एक अमेंडमेंट आ जाएगी, इस पूरे के पूरे बोर्ड में मुस्लिम जो है बहुमत के साथ बैठेंगे। लेकिन अभी भी फिलहाल जो ये एक्ट है मेजॉरिटी मुस्लिम के पास ही रहने वाली है। कोई भी सरकार जो है वो इस तरीके का काम नहीं करेंगी कि वर्क काउंसिल या वर्क बोर्ड में जो मेजॉरिटी है वो नॉन मुस्लिम की हो जाए, क्योंकि यदि ऐसा होता है तो हिंदुओं की तरफ, सिखों की तरफ से भी उनको फायर बैक आएगा और कोई भी सरकार जो है विवाद उत्पन्न करने की स्थिति में नहीं अपने आप को रखना चाहेगी। देखिए, ये टोटल जो है वर्क अमेंडमेंट बिल जो है मैंने आपके सामने तथ्यों के साथ पेश किया। जो वर्क अमेंडमेंट बिल के बाद जो भी बहस हो रही है सोशल मीडिया पे लिखा जा रहा है, आपको सिर्फ एक पॉइंट लाइन जो इस एक्ट में लिखी हुई है वो बताई जा रही है, उसके नीचे की लाइन नहीं पढ़ाई जा रही। तो मैंने ये सारी की सारी लाइंस आपको बताई है। आप इस वीडियो को पूरा देखिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। खासकर मुस्लिम समाज के लोग जो हैं वो इस वीडियो को ज़्यादा देखिए और अपने समाज के साथ शेयर कीजिए ताकि उनको समझ में आए, क्योंकि पूरा का पूरा जो 16 पन्नों का एक्ट है इंग्लिश में लिखा हुआ है और ये बहुत टेक्निकल लैंग्वेज है। और कुछ लोग अपने फायदे के लिए, यानी जो बीजेपी यानी जो सरकार की तरफ से, वो अपने फायदे के लिए इसको गलत ढंग से पेश करेंगे, यानी आधी अधूरी बात बताएंगे। जो विपक्ष के है वो भी हो सकता है अपने फायदे के लिए आधी अधूरी बात बताएंगे। तो मैंने आपको पूरी बात बता दी है, यानी आप अपने दिमाग का इस्तेमाल कीजिए और चेक कीजिए क्या वर्क बोर्ड में आपका फायदा होने वाला है। और आज से पहले भी वर्क बोर्ड रहा है, आप सिर्फ ये चेक कीजिए कि क्या उसका फायदा आपको मिला है। यदि फायदा मिला है और आपको लगता है कि अब फायदा नहीं मिला तो सड़कों पे उतरिए। यदि आपको फायदा नहीं मिला तो सड़कों पे मत उतरिए, 1.5 से 2 साल वेट कीजिए और चेक कीजिए कि क्या अमेंडमेंट आने से आपको फायदा मिल रहा है। और यदि आपको फायदा मिल रहा है तो फिर आपको सरकार की मंशा, यानी सरकार की क्या मंशा है उसके बारे में पता लग जाएगा कि क्या वो मुस्लिम विरोधी है या वो मुसलमानों के बेनिफिट्स के लिए काम कर रही है। इस वीडियो में बस इतना ही। यदि ये वीडियो अच्छा लगा है तो इस वीडियो को प्लीज़ लाइक करें और कमेंट ज़रूर करें। आपके कमेंट से हमको जो है बहुत ज़्यादा साहस मिलता है। हम इसी तरह के टॉपिक पे और वीडियोस भी बनाएंगे और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर करें। इस वीडियो को देखने के लिए आपका शुक्रिया।